Hello guys, welcome to the channel. So today we are going to do resources and development. Okay, so first of all, before going to the chapter, let us look at everywhere around you. The the device by which you are seeing to the movie or seeing to the video. Okay, the if you are writing, you have to write the book, the pen. Okay, what what are all these things? Are there resources? If yes, what exactly do you mean by resources? So, resources क्या है? वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमको हमारे एनवायरनमेंट में से मिली हो, जो हमारी नीड को विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड्स. ठीक है, इधर मीन्स नहीं आएगा, नीड्स आएगा. नीड्स. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़. फोन द बेस्ट थिंग, इसलिए इधर रहा. आप ज़्यादातर लोग फ़ोन से ही ये वीडियो देखते होंगे राइट. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को फुलफिल करने में या सेटिस्फाई करने में हम यूज़ करते हैं, उससे हम कहते हैं रिसोर्सेस. तो आप कोई भी चीज़ तो ऐसे तो नहीं ले सकते राइट. वो तीन चीज़ें होनी चाहिए. एक तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए. अगर फ़ोन में इतनी टेक्नोलॉजी हो ही नहीं पाती तो क्या आप ये वीडियो देख पाते? नहीं. इकोनॉमिकली फिजिबल. अगर जो फ़ोन है वो बहुत ही 1 करोड़ या 1 मिलियन इतने रुपए के होते तो क्या आप खरीद के कर पाते? मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा उसकी नीड है पैसे, दैट इज़ फाइन, लेकिन वो इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए. बनाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि हम काफ़ी बार कहते हैं कि जो वाटर है सॉल्ट वाटर, उसमें से हम जो पोर्टेबल वाटर है वो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल राइट एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. सोशली सोसाइटी में सभी जगह एक्सेप्टेबल हो तभी हम यूज़ कर सकते हैं ना राइट. ठीक है. अभी रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स है वो पहले क्या हो, एक नेचुरल थिंग है. पहले कोई कोई भी रिसोर्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ नेचुरल थिंग. ठीक है, ऐसे मैं अभी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नेचुरल या मैन मेड, लेकिन पहले वो एक नेचुरल थिंग होती है. ठीक है, तो फिर बनती कैसे है वो रिसोर्स? हाउ डज इट बिकम टू रिसोर्स? 3 कंपोनेंट्स है. 3 कंपोनेंट्स जब साथ में आते हैं तभी बनती है. ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल, आपके बुक में ट्रायंगल है राइट. वो 3 चीज़ें क्या है? एक है नेचर. ठीक है, रिसोर्स होना तो चाहिए ना रिसोर्स. ठीक है. दूसरा है टेक्नोलॉजी, उसको चेंज करने के लिए. एंड थर्ड इंस्टीट्यूशन. क्या? इंस्टीट्यूशन. बनाने के लिए कोई जगह तो ऐसे कोई यूज़ करने के लिए जगह चाहिए, फिर कोई वो चेंज करने के लिए भी जगह चाहिए राइट. तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ रिसोर्सेस क्या है? फ्री गिफ्ट है? नेचर से फ्री गिफ्ट है? नहीं. रिसोर्सेस एक्चुअली क्या है? दे आर फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन. रिसोर्सेस अभी के ज़माने में ह्यूमन के फंक्शनल यूनिट बन गए हैं. ठीक है. ओके. अभी एक PYQ है. ठीक है, एक PYQ उसमें था. इट इज़ रिलेटेड टू लाइक मैनी चैप्टर्स. आपको आंसर देना है मोस्टली यही, मेनली यही चैप्टर में से हमको आंसर देना है कि कोई भी रिसोर्स है जो वो क्या ह्यूमन के बिना हो सकता है रिसोर्स? एनीथिंग कैन बी अ रिसोर्स विदाउट ह्यूमन. तो इसका आंसर क्या होगा? येस और नो? चलो, दिस इज फॉर योर होमवर्क. प्लीज कमेंट मी. ओके, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट दिस आंसर एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर इसका आंसर लेके आऊँगी, या मैं इसका सेपरेट वीडियो भी एक बना दूँगी. ठीक है, सेपरेट वीडियो ही प्रेफर करूँगी मैं, क्यों कि बहुत मिक्सअप ना हो जाए इसलिए. ठीक है. ओके. नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस.
डेवलपमेंट तो करनी पड़ेगी ना, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो फिर रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। कोई भी रिसोर्स हो वाइटल, इट इज़ वेरी नेसेसरी हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फिर नव ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड रिसोर्सेज लाइक फ्री गिफ्ट्स। हम लोगों ने ऐसे फ्री गिफ्ट, वी हैव टेकन देम एज ग्रांटेड, ठीक है। द मेन थिंग, हमने अब तक क्या किया, ग्रांटेड ही लिया ना उन सबको, राइट। एंड दैट लेड टू प्रॉब्लम्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। डिप्लीशन, many thing, right? Now to maintain, again some spelling mistake, sorry, to maintain quality of life and global peace on equitable distribution of resources very important. अभी हमारी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए वी नीड equal distribution of resources, okay, and that is really very important. Now resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. अब रिसोर्स को प्लान करके ही चलना पड़ेगा। क्यों, वो आगे आएगा तब मैं बताऊंगी, ठीक है। ऐसा हमको अभी ये सीखना है कि दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए बाकी क्या होगा, अभी आपके पास सारी चीज़ें है लेकिन फ्यूचर में वो ना भी हो, राइट। फ्यूचर के जनरेशन के पास वो नहीं होगी, ठीक है। अभी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तो आपको पहले से वो चीज़ की एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो आप भूल नहीं सकते, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ओके। नाउ अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ओके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, टेल्स डेवलपमेंट, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज दिस। Now it is without damaging the environment, without any human interference, ठीक है, without any human interference, ठीक है। Basically, it proposes that development in the present should not compromise with the needs of the future generation. This is very important कि ये बेसिकली क्या हमको बताता है कि आज जो हमारी नीड है वो फ्यूचर जनरेशन में कॉम्प्रोमाइज ना करवाए। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी नीड सो मेनी थिंग्स, वी नीड दिस, वी नीड दैट, राइट। तो ये सब क्या करेगा, फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, राइट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो एक तो डैमेज नहीं करेगा इन्वायरमेंट को, और दूसरा इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, विथ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ समिट 1992 in Rio de Janeiro in Brazil. So 100 heads of states met at Rio de Janeiro, ठीक है। कब मिले थे, 1992 में। और उनका क्या टॉपिक क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं टॉपिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके। when 1992, where it was, Rio de Janeiro, ठीक है। Now environmental protection of the social economic development of the at the global level. अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सब लोग क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एनवायरमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो सोचने के लिए ये अर्थ समिट रखा गया, ठीक है। सो लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन को साइन किया, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। तो उन्होंने क्या एजेंडा 21 निकाला, क्या निकाला, एजेंडा 21। तो वो एजेंडा 21 क्या था वो हम जानते हैं, ठीक है।
Agenda 21. So यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स यूएनसीईडी में ये जो डिक्लेरेशन थी इसका साइन किया गया था, ठीक है। एंड व्हाट इट एम्स, एम क्या है उसका, कि इट अचीव्स ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ देयर आर 3 points in it, very important 3 points, 3 things which we have to keep in mind while combating our environmental damage. ठीक है, sorry. The Agenda 21 looks at the 3 things. First, environmental damage. So this thing should be seen while you are developing. Means this should not affect. I mean, environment should not damage. Poverty should not increase. राइट, आपको ये ध्यान रख के करना है, तभी हो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और एजेंडा 21 का यही एम था कि ये 3 चीज़ें जब भी आप करो कोई भी क्या, हाँ, डेवलपमेंट, तो इट शुड नॉट प्रमोट दिस थिंग्स, इट शुड नॉट प्रमोट दिस थिंग। तो ये कैसे हो पाएगा, दैट इज ऑल्सो विथ हेल्प ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट इज शेयर्ड एंड इंटरेस्ट, वी ऑल शुड शेयर आवर इंटरेस्ट, ठीक है, सबको दूसरे के बारे में सोचना है। सेकेंड, म्यूचुअल नीड्स, एंड थर्ड इज ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी ये तीनों जब होगी तभी ही ग्लोब पूरा, मतलब हम सब कोऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। शेयर्ड इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड resource planning, or why should we do resource planning? Now, planning is essential for judicious use of resources, especially in India with a enormous I'm sorry, पूरा मीनिंग ही बदल गया, enormous diversity, मतलब so that means we have so much of diversity that we should plan it. Okay, पूरा resource planning is very very important, ठीक है, for judicious use. And certain reasons are oh my god, I'm so sorry, like some states are self sufficient in terms of quantity of resources, while others face, again I'm so sorry, acute shortage. Now there are many states in our country that they are self sufficient, but whereas there are many more who are not so self sufficient, right, they require development. Okay, I'm so sorry for my drawing. Now Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals. Okay, this part is rich in minerals and coal deposit. Okay, now Arunachal Pradesh has abundant of water, but there is no infrastructure that how we can utilize it. Now Rajasthan and that part have lots of solar and wind energy, but they have negligible water resources. And Ladakh has so nice, so rich cultural heritage, but it is deficient in water and infrastructure. So, we can see that there are some parts which are so good in something, but they are deficient in other. So, we have to plan so that everyone get equal amount of necessities. अभी कैसे है, आप प्लान कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से जगह पे, कौन से रीजन पे क्या क्या चीज़ें है. सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली वन, बट आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ तो मैंने ये डिफरेंट बनाया. नाउ सर्वे, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट. अभी आप देखोगे कि कंट्री के ये जो हमारा ये कंट्री है, ओके,
दिस इज आवर कंट्री, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये जो जगह है उधर ये हमको पर्टिकुलर रिसोर्स मिलता है, तो क्या हम मैप करेंगे, ठीक है, सर्वे करके मैपिंग की कौन सी क्वालिटी में मिलता है, कौन सी क्वांटिटी में मिलता है वो हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो जो क्या तीन चीज़ हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी उसके लिए क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमी के बारे में भी सोचे, ठीक है, हाँ भाई इकोनॉमी, कि हमने जो तीन चीज़ें उधर पहले क्या एजेंडा 21 में देखी थी कि फर्स्ट पॉइंट वाज एनवायरमेंटल डैमेज, तो हम देखेंगे कि हमारे जो कोई भी टेक्नोलॉजी है या इंस्टीट्यूशन है वो एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करने चाहिए। फिर पोवर्टी, सो इट शुड नॉट बी सो कॉस्टली, ठीक है, और तीसरा क्या था, एनवायरमेंटल डैमेज, पोवर्टी and diseases, so it should not even develop diseases. Okay, now integration of resource planning and at national level development plans together, so this is what the third point says. Let me explain. So first point पे हम क्या करेंगे, इंडिया में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये जगह, ये हमारा इंडिया है, हमको ये जगह ये चीज़ मिली, तो हमने मैप किया, क्वालिटी जानी क्वांटिटी जानी, अब उसके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, कौन इंस्टीट्यूशन हम देखेंगे, ठीक है, फिर हम मैच करेंगे जो हमारा नेशनल लेवल का प्लान है, ठीक है, एजेंडा 21, नेशनल लेवल का एजेंडा 21, तो कौन सी तीन चीज़ हमको देखनी है, एनवायरमेंटल डैमेज, पोवर्टी एंड डिसीज, ये तीन चीज़ों को वो प्रमोट ना करता, ठीक है, तो ऐसे हमारी होते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए देखो या प्री बोर्ड्स या एनी एग्जाम, ठीक है। नाउ इन इंडिया रिसोर्स डेवलपमेंट involves the involves the availability of resources, the technology quality of resource and the historic experience. So in India, how we decide resource development? First we look at availability. Of resources, ठीक है, how much is it available. Second we look at technology, what technology is appropriate to it. Third we look at quality of human resource, ठीक है, quality of human, and we develop. Now कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हमने डेवलप कर दिया, लेकिन डेवलप करके क्या कंजर्व भी करना पड़ेगा, राइट। वाई शुड वी कंजर्व, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है बनने में, राइट, तो हमको तो वी हैव टू कंजर्व इट. So resources are vital for any development activity. Vital means they are so important in our life. Now, irrational consumption and overutilization of resources lead to socio-economic and environmental problems. Now, irrational consumption and overutilization, मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम या बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या लीड करता है, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्या होता है, रिच जो होते हैं वो और रिच बनते जाते हैं और जो पुअर होते हैं वो और पुअर बनते जाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने एक बार क्या बोला कि हमारे भारत में सबकी नीड को ख़त्म करने के लिए बहुत है, लेकिन किसी की लालच को कंप्लीट करने के लिए नहीं है, ठीक है। भाई गांधी जी क्या बिलीव करते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन किसके द्वारा होना चाहिए, मास के द्वारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। सो अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक एट लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज में चाहते हैं, तो हमारी लैंड रिसोर्सेज में से जो 43% है वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के लिए, 30% टूरिज्म, मतलब माउंटेन्स है, जो भी टूरिज्म एक्सट्रैक्शन है, ठीक है,
और वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी फुलफिल करता है। एंड 27% है प्लेट्यूज है या मिनरल्स का रिजर्व है, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन, दिस आर द थिंग्स। आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतने पार्ट्स में डिवाइड करके बताया। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट इज फॉरेस्ट्स। ठीक है, फॉरेस्ट में राइट ऑफ कोर्स वी हैव many land of our in us, that is of forest. Now land not available for cultivation, तो इसमें इसके अंदर क्या आती है, एक मिनट फॉर मोर। ओके, तो इसके अंदर दो आती है, एक है बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। ठीक है, मैं बैरन लैंड लिख देती हूँ, बैरन या वेस्ट लैंड। ओके, फिर दूसरी आती है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। तो मैं रोड्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, ठीक है, हाउसिंग, वो सब कुछ। नाउ अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलोलैंड्स, तो उसमें कौन आती है, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज। ठीक है, फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ठीक है, जो नेट सोन एरिया में नहीं है लेकिन मिसलेनियस ट्रीज उधर ग्रो होते हैं। अभी कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो 5 एग्रीकल्चर साल से उधर ऐसे ही उसको नहीं कल्टीवेट किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम फेलोलैंड्स में। तो फेलोलैंड्स देयर इज 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज करंट फेलो, जो एक या एक से कम साल के लिए उसको कल्टीवेट ना किया गया, और दूसरा है अदर देन करंट फेलोलैंड्स, मतलब जो 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से अनकल्टिवेटेड हो। ठीक है, नेट सोन एरिया का मतलब क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area। ये ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या है, आपने एक से ज़्यादा बार, जितनी भी बार, फॉर एग्जांपल x बार कल्टीवेट किया आपने, प्लस नेट सोन एरिया। ठीक है, अभी लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सो परमानेंट पैस्चर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। फेलोलैंड्स जो है उनका क्या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, या तो उनको कल्टीवेट करने के लिए बहुत एक्सपेंस लग जाएगा, बहुत पैसे लग जाएंगे, इसलिए उनको कल्टीवेट अभी नहीं किया गया है। नेट सोन एरिया है 80 to 10, कोई जगह 80% है तो कोई जगह 10% है। ठीक है, 80% कहाँ है, जैसे कि हमारे पंजाब है, हरियाणा है, और 10% से भी लेस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अभी दिस कोई भी एरिया में 33% 33% उस रीजन का फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। कोई भी सिटी में फॉर एग्जांपल उसका 33% या 1/3 क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ओके। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अभी लैंड भी डिग्रेड होती होगी, राइट। नाउ 95% ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। अभी देखो, आप लैंड के बिना क्या जी पाओगे, आप जिसके ऊपर अभी बैठे हो या उसके ऊपर खड़े हो, या चलो आप सोफा या बेड किसी के पे ऊपर हो, टेबल चेयर, किसके ऊपर है, लैंड। लैंड नहीं होगी तो आप कहाँ रहोगे, सबसे बड़ा फ्रॉम वेयर वुड यू हैव गॉट फूड, एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, शेल्टर, ठीक है, मैंने जैसे कि बोला, क्लोथिंग्स, राइट, क्लोथिंग्स, मैंने क्लोथिंग उसमें से तो आते हैं ना, कॉटन्स है, जूट है, फिर आप बोलोगे सिल्क, और वो सब होता है, जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, राइट। नाउ डिफोरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, वो सब कुछ लैंड डिग्रेडेशन को कॉज करता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अलग अलग जगह पे कौन से कैसे कैसे होता है। तो जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं झारखंड, उड़ीसा,
मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये सभी जगह किस कारण होता है? लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, ठीक है। फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश देखो इसमें भी आ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। किसके लिए? किस कारण? ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स जो कहाँ सबको जो आते हैं, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, उसके लिए जगह रख। नाउ इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन। पंजाब ज्यादा उगाने के लिए ज्यादा पानी डालते हैं और इस कारण, ठीक है। यूपी, इसमें इरिगेशन, ओवर इरिगेशन के कारण इरिगेशन लगेगा फिर, ओके। Now there are some of the suggestions to conserve land, ठीक है। फर्स्ट एफोरेस्टेशन और प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए, ग्रेजिंग और वो सब का। फिर शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना, ठीक है। फिर ओवर ग्रेजिंग को रेगुलेट करना, सैंड को स्टेबिलाईज करना, वेस्टलैंड जो है उनको मैनेज करना, और माइनिंग और वो सभी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना, ठीक है। एक प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस में, ठीक है। दिस आर दी पॉइंट्स, मैंने आपको शॉर्ट में डाल दिया, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दिस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। आई हैव ब्रेक डाउन इन द स्मॉल। नाउ सॉइल, अभी हम जाते हैं सॉइल के ऊपर। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसे बनाने में या बनने में, बनाते तो नहीं है लेकिन बनने में, ठीक है। कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट करती है? जैसे कि नेचर का फोर्स, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ना घटना, वाटर का ग्लेशियर विंड, वाटर ग्लेशियर विंड, nature, this all things, decomposers, this all contribute in formation of soil. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। और एक बात उसके पहले कि जो सॉइल होते हैं ना, उनकी केमिकल एंड ऑर्गेनिक changes take place in the soil due to the organism functional in formation of the soil. सब अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं? वाई देयर इज क्लासिफिकेशन? क्यों? क्योंकि केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होता है, ठीक है, सभी जगह चेंज से अलग अलग होता है, राइट। सॉइल में एक ह्यूमस, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड देयर इज आल्सो इनऑर्गेनिक मटेरियल। आगे हम पढ़ते हैं। नाउ एल्यूवियल सॉइल, वेयर इज इट प्रेजेंट? So alluvial soil is present in northern plains. Where are northern plains located? This is our over here, right? Now this is most widely spread and very important soil. ठीक है, ये क्या क्या it consists of three things: sand, silt, and third thing is clay. It consists of these three things. Oh sorry. फिर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जहाँ बड़े बड़े साइज में होते हैं, ठीक है, वो किधर होते हैं? वो इनर साइड, रिवर के इनर साइड में होते हैं। और इन द अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, द सॉइल आर कोर्स, ठीक है। फिर वो लोग ज़्यादातर पियोडमेंट प्लेन्स लाइक दोरास, चाओस, तेराल, उधर सब तेराई, सभी जगह पे वो होते हैं, ठीक है। और उनकी एज के प्रमाण से दो उनको क्लासिफिकेशन दिया गया, एक है भंगार, एक है खादर। भंगार मतलब ओल्ड और खादर मतलब नया, ठीक है। और भंगार का जो होता है बंगार या भंगार, ठीक है, भंगार
उनके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, ठीक है, उनमें एक कंकर नोड्यूल्स होते हैं, और जो खादर उसमें उसके क्या होते हैं, मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। एज अ होल वो दोनों ही फर्टाइल होते हैं। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, पोटाश, ठीक है, पोटाश होता है। सेकेंड थिंग, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है, ठीक है। ये तीन चीजें उसमें होती है। अभी हम जाते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ। तो जो ब्लैक सॉइल होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल, ठीक है, रेग्यूर और रेग्यूर सॉइल। और ब्लैक कॉटन सॉइल भी उधर इससे बोलते हैं क्योंकि उधर कॉटन बहुत ही अच्छी तरह से उगता है। और वो कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। और वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किधर तक, गोदावरी कृष्णा वैलीज तक होता है। फिर उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए, तो वो पेरेंट रॉक मटेरियल के साथ ही रहता है। फिर वो जनरली है ना डेक्कन ट्रैप में बेसल्ट वो जो जगह पर होते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया होता है वो लावा से बना होता है, ठीक है, लावा जो फ्लो लावा होता है ना उससे। नाउ दे आर मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल, फाइन क्ले मटेरियल, क्ले, अच्छा सा कलर को यूज कर देते हैं, फाइन क्ले मटेरियल, okay. Now they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. Calcium carbonate, that is CaCO3, magnesium, potash and phosphoric, sorry, not phosphoric acid but lime, ठीक है। These soils are generally poor in phosphoric content. जो phosphoric content उन लोगों का होता है वो कम होता है, ठीक है, वो कम होता है। और जो ब्लैक सॉइल होते हैं ना वो डीप क्रैक बनाते हैं, कब, जब हॉट वेदर हो। और वो हेल्प करता है सॉइल को एयर करने में, ठीक है, अंदर एयर भेजने में, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एरेशन, ओके। एंड दे आर स्टिकी व्हेन इट इज वेट सीजन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स। तो रेड एंड येलो सॉइल्स होते हैं वो इग्नियस, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होते हैं उनसे बने हुए होते हैं और लो रेनफॉल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ गंगा गंगा के सदर्न प्लेन में होते हैं, वेस्टर्न घाट्स के पियर्डमेंट जोन में होते हैं। अभी वो रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें आयन, डिफ्यूजन ऑफ आयन होता है। किसके, डिफ्यूजन ऑफ आयन किस में, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स में या क्रिस्टलाइन में, ठीक है। और जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं तभी वो येलो कलर के होते हैं, ओके। लेटराइट सॉइल, अभी जो लेटराइट सॉइल होते हैं वो उसका ये जो शब्द है वो लेटर, ये जो लेटर से आया है जिसका मतलब होता है ब्रिक। और वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगते हैं, ठीक है। और जो सॉइल होते हैं वो इंटेंसिव लीचिंग के कारण, और इंटेंसिव लीचिंग किसके कारण होती है, हैवी रेन के कारण। तो सो दे आर वेरी डीप एंड एसिडिक, दे आर वेरी एसिडिक, एंड दे आर डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन। और वह सदर्न स्टेट्स में होता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स का रीजन, महाराष्ट्र का, ओडिशा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। Now when they are humus rich, they support deciduous and evergreen forest, okay. And they are generally humus poor. They are prone to erosion and degradation, ठीक है, उन लोगों में erosion और degradation होता है, okay. वो अप्रोप्रिएट टेक्निक्स होते हैं, कंजर्वेशन की टेक्निक्स पर्टिकुलरली कहाँ होती है, यूज हिली एरियाज में, लाइक कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, ठीक है। अभी रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु में, वो आंध्र प्रदेश, केरला, उन सब जगह पे कैश्यू नट ग्रो करने के, कैश्यू नट इज काजू, वो ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से माना जाता है। नाउ एरिड सॉइल्स, तो एरिड सॉइल
क्या है? सो दे आर ब्राउन इन रेड एंड ब्राउन इन कलर. ओके, दे आर जनरली सैंडी स्ट्रक्चर में होते हैं एंड सेलाइन इन नेचर. So they have high and common salt, high and high content or salt content is high and common salt can be obtained by evaporating. ठीक है, सॉल्ट कंटेंट तो हाई होता है, साथ में जो कॉमन सॉल्ट हमको मिल सकता है इसमें से इवोपरेट करें ना तो. एंड हाई टेम्परेचर के कारण इवोपरेशन इधर फास्ट हो जाता है और ह्यूमस और मॉइस्चर में वो लोग लैक करते हैं. ठीक है, कमी होती है उनमें. फिर लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाई कैल्शियम कंटेंट होता है. जो कंकर का लेयर होता है ना वो बॉटम होराइजन्स में बन जाता है. ठीक है, एंड दैट रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. ओके, एंड वो क्या बनाता है? ये जो कल्टीवेशन के लिए इसे अनफिट बनाता है और प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये कल्टीवेबल बन भी जाता है. और ये सेम चीज़ का हम करने को आई है राजस्थान में. ओके, राजस्थान में. नाउ फॉरेस्ट सॉइल. तो फॉरेस्ट सॉइल जो होता है ना वो हिली एंड माउंटेनियस एरिया में होता है. मतलब क्या होगा? हिली हिमालयाज में, ये जो हमारा पूरा ये एरिया है उधर होगा. ओके, नाउ दे आर लोमी एंड सिल्टीन वैली साइड्स. ठीक है, और कोर्स ग्रेन होते हैं अपर स्लोप्स में. सो दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडिएशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट इन हिमालयन रीजन्स. तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? लोमी होते हैं, सिल्टी होते हैं. ठीक है, कहाँ पे? वैली साइड में. और कोर्स ग्रीन होते हैं अपर स्लोप में. फिर वो डेनुडेशन को एक्सपीरियंस करते हैं. फिर उनको एसिडिक, दे आर एसिडिक और ह्यूमस कंटेंट भी लेस होता है. और they are found in lower parts of valleys. Okay, and the river terraces and alluvial fens are fertile. Okay, now soil erosion. soil erosion जो होता है उनके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि शीट इरोजन. तो शीट इरोजन क्या है अभी? तो शीट इरोजन में क्या होता है कि जो वाटर होता है ना वो ऐसा शीट की तरह, फॉर एग्जाम्पल इधर हमारा ये जो ग्रास है उसमें शीट की तरह से पानी आ गया, सभी जगह चले गए. ठीक है, पूरा एक टॉप सोइल का जो लेयर होता है ना उससे ही वो चला था. ना विंड इरोजन. विंड क्या करते हैं? जो लूज सोइल होता है ना उनको उड़ा देती है. फिर डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड से भी होता है और इनकरेक्ट वे ऑफ प्लगिंग से भी ये हो सकता है. ठीक है, उसके कारण क्या होगा? पानी का जो फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा. ठीक है, ओके. तो अभी क्या करेंगे? इससे हमको देयर आर सम ऑफ द स्टेप्स जिससे हम इसे सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. फर्स्ट इज कंटर प्लगिंग. कंटर प्लगिंग का मतलब क्या है? अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, आई डोंट नो. So plugging along the contour line can decelerate the flow of water done to the down the slopes. टेरेस फार्मिंग तो पता ही होगा, जो ये स्लोप होता है उसमें ऐसे होता है जिसके कारण जो फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है. नाउ स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब क्या? कि जो ग्रासेस होते हैं ना उन लोगों को बीच में उगाए जाते हैं. तो क्या होगा कि बीच में जो वो ग्रासेस को उगाए तो हवा से उड़ जाएंगे. तो जिसके कारण क्या होगा? जो लार्ज फील्ड है ना उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटी जाती है. ओके, तो जो विंड होती है ना उनको वो ब्रेक करता है. ठीक है, विंड को वो ब्रेक करता है. विंड उनको उड़ा के नहीं ले जा सकती. आई एम सॉरी. नाउ शेल्टर बेल्ट्स. जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पूरा ऐसे कैसे शीट में आ जाते हैं. तो ये सारी टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं, शेल्टर बेड्स. ठीक है, सॉरी अगेन इट इज शेल्टर बेड्स. सो हमारा चैप्टर इधर एंड होता है. अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट में बिलो. डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.